हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो कंबशन एंड फ्लेम में काफी सारे टॉपिक्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। कंबशन क्या होता है, यानी कि दहन क्या होता है, दहन क्या होता है, दहन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो क्यों नेसेसरी है, ठीक, इसके बारे में बात की थी। दहन अगर क्या हो जाए, नियंत्रण में ना आ पाए, यानी कि अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी कि उसको नियंत्रण में कैसे लाया जाता है, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं, इसके बारे में हमने बात की। दहन के उत्पाद क्या क्या होते हैं, दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, पूर्ण दहन क्या होता है, अपूर्ण दहन क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की कि तीव्र दहन क्या है, स्वतः दहन क्या है और विस्फोट क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे फ्लेम यानी कि ज्योति या ज्वाला के बारे में। तो फ्लेम के बारे में भी हमने यही पढ़ा कि फ्लेम क्या होता है। कुछ पदार्थ फ्लेम बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। जो फ्लेम बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से जल जाते हैं, कुछ को जलने में काफी समय लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे फ्लेम के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जो जोन्स होती हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। इस तरीके से वाटर से या फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, कैसे काम ये करता है वो भी देख लिया था। फिर ये कैंडल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था कि संरचना क्या है कैंडल की या ज्वाला की, सॉरी कैंडल की तो नहीं लेकिन ज्वाला की। फिर सबसे बाहरी क्षेत्र क्या है, मध्य क्षेत्र में क्या होता है, सबसे भीतरी क्षेत्र में क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। चलो अब देखते हैं सबसे आंतरिक भाग, यानी कि सबसे इनर मोस्ट पार्ट। आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, कहा जाता है इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट या जोन कह लो, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देख लेते हैं। यह ज्वाला का सबसे भीतरी भाग है, यानी कि सबसे अंदर की तरफ ही होता है। यानी कि देखो ज्वाला के ये 3 भाग है ना, इस तरीके से हो गए 3 भाग। तो हम केवल इस वाले भाग के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला भाग। ठीक है, क्लियर है इतना। तो चलो, यह बाती के सबसे निकट का भाग होता है। तो देखो बाती के सबसे निकट वाला भाग ये होता है। आप शायद ये मान रहे होंगे कि ये लौ का सबसे गर्म हिस्सा है, लेकिन यह सबसे कम गर्म हिस्सा होता है। मान लो ये कैंडल है और इस पर जो है लौ जल रही है। तो अगर आप बाहर से हाथ रखोगे ऊपर की तरफ, लौ की तरफ, बाहर बाहर वाला क्षेत्र की तरफ, तो आप क्या पाओगे कि आपका हाथ जो है जल्दी जलना शुरू होगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे आप इसके अंदर लेकर के जाओगे हाथ, यानी कि सबसे इनर मोस्ट जोन में अपना उंगली या कोई भी हिस्सा आप लेकर के जाते हो, तो आप क्या देखोगे, वहां पर आपका हाथ नहीं जलता, ना ही आपको बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सबसे भीतरी भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, लेकिन यह सबसे कम गर्म है। यह लपटों का वह काला भाग है जिसमें बाती से निकले कार्बन के अधजले कण, कार्बन के अधजले कण होते हैं, यानी कि अधजला ईंधन होता है। और यहाँ पर ही अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है इतना? चलो एक बार आप इसे देख लो और नोट कर लो। आगे बात करते हैं मध्य भाग। अब मध्य भाग कौन सा है? ठीक है, ये तो सबसे भीतरी भाग हो गया, ये है मध्य भाग, ये वाला, ये क्या है, मध्य भाग। ठीक है, चलो मध्य भाग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये है मध्य भाग। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। तो ज्वाला का सबसे बड़ा भाग यही होता है। इसके अलावा इसमें पीला, पीले और नारंगी रंग के विभिन्न शेड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये येलो ऑरेंज ऐसे कलर का होता है। ठीक है, यह चमकदार लौ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है।
चमकदार है क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह हिस्सा ज्यादा गर्म भी नहीं होता क्योंकि इसे ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति मिलती है, इसीलिए ये ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन ज्यादा ठंडा भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि कम गर्म है, नहीं, ना ही कम गर्म है ना ही ज्यादा गर्म है। तो कैसा है ये? मॉडरेटली हॉट है, यानी कि मध्य गर्म है। ठीक, यहाँ अपूर्ण दहन होता है, तो यहाँ पर अपूर्ण दहन हम कहें या आंशिक दहन कह सकते हैं, पार्शियल कंबशन होता है। ठीक, जिसके कारण यह नारंगी रंग में जलता है और चमकदार होता है। तो इस अपूर्ण दहन या हम कहें आंशिक दहन कह सकते हैं, तो इस आंशिक दहन के कारण ये कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, और चमकदार होता है। क्लियर है इतना? इसको एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाहरी भाग की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो भाग है ये बाहरी भाग है। ठीक है, और इसका रंग होता है नीला। कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है, रफली ड्रॉ किया है हमने। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म भाग यही होता है, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट भी हम कह सकते हैं। ऑक्सीजन की असीमित आपूर्ति होती है यहाँ, इसलिए यहाँ पूर्ण दहन होता है, यानी कि कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है, इसीलिए यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। इसके अलावा ज्वाला का यह भाग नीले रंग का है। यह अप्रकाशित है, अर्थात प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो ये कुछ पॉइंट थे जो फ्लेम के बारे में आपको लिखने थे, कि फ्लेम के जो डिफरेंट जोन्स हैं, कौन कौन से जोन हैं। एक तो इनर मोस्ट, फिर आउटर जोन और मॉडरेट जोन, यानी कि बाहरी क्षेत्र, मध्य भाग यानी कि मध्य क्षेत्र, और फिर सबसे ज्यादा भीतरी भाग जिसे हम कहते हैं इनर मोस्ट पार्ट। इन तीनों पार्ट के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती की लौ के भागों के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में बात करते हैं। जब एक साफ कांच की प्लेट या स्लाइड को स्थिर मोमबत्ती की लौ के प्रकाश क्षेत्र में लगभग 10 सेकंड तक रखा जाता है, तो प्लेट पर एक गोलाकार काला छल्ला दिखाई देता है। यह छल्ला लौ के प्रकाशमान भाग से बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, आप कर सकते हो, आप कैंडल जला लो, उसके ऊपर आप कुछ भी प्लेट रख दो, कुछ स्लाइड रख दो, कुछ भी रख दो, तो आप क्या देखोगे, वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा वहां पर, है ना। कुछ वहां पर आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा। तो वो क्या है? वो कार्बन कणों का क्या है? जमाव है। वो डिपॉजिट क्या है? कार्बन कणों का डिपॉजिट है। ठीक, तो पहला ये हो गया। अगला, अगर आप एक पतले तांबे के तार को लौ के ठीक अंदर लगभग 30 सेकंड तक रखें, तो आप देखेंगे कि लौ के बाहर वाला काला तार का हिस्सा लाल हो जाता है। यह दर्शाता है कि लौ के उस अप्रकाशित क्षेत्र का तापमान जहां तार स्थित है ज्यादा है। तो आप क्या देखेंगे? तांबे के तार को क्या होते हुए देखेंगे? पूरा लाल होते हुए देखेंगे। ये क्या दर्शाता है? कि वहां पर जो टेम्परेचर है, ज्यादा हीट है, हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, दरअसल यही क्षेत्र लौ का सबसे गर्म हिस्सा है, जो ही हमने कहा कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट ये है। ठीक है, तो जैसे हम कैंडल का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर, इस तरीके से कैंडल है, तो ये होता है आउटर पार्ट। और ये जो आउटर पार्ट है, यहाँ पर जब हम किसे रखते हैं, यहाँ पर जब हम तांबे के तार को रखते हैं, ठीक है, 30 सेकंड तक जब हम रखेंगे, तो हम देखेंगे वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। किस वजह से? इस आउटर पार्ट की वजह से, क्योंकि जो आउटर पार्ट है ये क्या है? हॉटेस्ट पार्ट भी है।
ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्चतम तापमान प्रदान करता है। ठीक है, तो क्यों करते हैं सुनार सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग, जैसे कि हमने बात भी की और बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बाहरी क्षेत्र है उसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, इसीलिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मूंग जलने पर वाष्प बन जाते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे, सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार बाहरी क्षेत्र पर फूंक क्यों मारते हैं, क्योंकि वह सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने और चांदी का गलनांक अधिक होता है, इसीलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक मारते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये काफी इजी क्वेश्चंस भी थे जो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो आप इनको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।